सभी को नमस्कार। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट जो हमारी यूनिट चल रही थी उसमें हम बात कर रहे थे इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम के विभिन्न घटकों की हम बात कर चुके थे। अब हम बात कर रहे थे पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के जो कार्य होते हैं। 4 कार्य की हमने लास्ट क्लास में बात की थी, नाम भी लिखा था। जैसे हमने बात की थी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी, अपघटन डिकम्पोजिशन, ऊर्जा का चक्रण यानी एनर्जी ऊर्जा का प्रवाह एनर्जी फ्लो, और पोषक चक्रों का पोषक पदार्थों का चक्रण या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये 4 जो हमने कार्य देखे। अब एक एक करके इन विभिन्न कार्यों के बारे में बात करते। उत्पादकता होती क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, किससे संबंधित होती है, किसमें इसको मापते, कहाँ की उत्पादकता अधिक होती है, कहाँ की उत्पादकता कम होती है। ये सारी बात अब हम करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और इसमें हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। हम इसमें बात कर रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के जो कार्य हैं, जो हमने 4 कार्य लिखे थे पिछली क्लास तक, अब उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। देखते हैं जो कार्य हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादकता प्रोडक्टिविटी। सीधी सी बात है, उत्पादकता शब्द ही क्या बता रहा है, प्रोडक्टिविटी, कि किसी चीज का उत्पादन हो रहा है। अब किस चीज का उत्पादन होगा, जब हम पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो सीधी सी बात है कि यहाँ उत्पादन होगा जैव भार का या ऐसे कार्बनिक पदार्थों का जो ऊर्जा से संबंधित हो। तो ऊर्जा से संबंधित या बायोमास जैव भार का उत्पादन, यही क्या कहलाता है, उत्पादकता। देखो, उत्पादन और उत्पादकता थोड़ा सा इसमें अंतर है। उत्पादन तो हमने हाँ या ये बात कर ली कि जो जैव भार है, बायोमास है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनका उत्पादन हो रहा है। उत्पादकता क्या होती है, ये ध्यान रखना कि जब हम किसी निश्चित क्षेत्र विशेष में और निश्चित समय में कितना उत्पादन हुआ, इसे कहते हैं उत्पादकता। यानी एक मान लीजिए कि एक कोई कंपनी है ए, ठीक है, एक कंपनी है ए, उसने मान लीजिए कि एक वर्ष में 10,000 मोबाइल्स का उत्पादन किया। एक वर्ष में 10,000 मोबाइल्स का उत्पादन किया। एक और कंपनी है बी, जिसने 6 महीने में 7,000 मोबाइल का उत्पादन किया। तो अगर हम केवल उत्पादन की बात करें तो उत्पादन किसका ज्यादा है, कंपनी ए का। लेकिन अगर मैं बात करूं उत्पादकता की, यानी एक निश्चित समय में औसत निकालें कि भाई एक वर्ष में इन्होंने 10,000 मोबाइल बनाए, यानी 6 महीने में कितने बनाए होंगे, 5,000। प्रति वर्ष उत्पादकता कितनी होगी, 10,000 मोबाइल की। इस बी कंपनी की बात करें, इसने काम केवल 6 महीने किया है, और 6 महीने में इसने कितनी उत्पादन की, 7,000 यूनिट। यानी अगर 12 महीने होते तो ये लगभग 14,000 होती। यानी प्रति वर्ष उत्पादन जो होता है या किसी निश्चित समय में, और जब हम यहाँ इकोसिस्टम में बात करते हैं निश्चित समय में और निश्चित एक सीमा के अंतर्गत, जैसे हम बात करते हैं एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, उस भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में जितना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो उत्पादक होते हैं, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैव भार का निर्माण करते हैं,
वही उस क्षेत्र विशेष की क्या कहलाती है, उत्पादकता कहलाती है। जैसा इसका उदाहरण ये जो ए और बी दिया है ना, ये मैं उदाहरण आपको बताने वाला हूं जो हमारे इकोसिस्टम के संदर्भ में। कैसे देखो कि लगभग पूरी पृथ्वी पर जो वार्षिक उत्पादकता है, यानी वार्षिक एक वर्ष में ये प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रियाओं के द्वारा जो भोज्य पदार्थ बनते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, उनका जो उत्पादन माना गया लगभग 170 बिलियन टन, 170 बिलियन टन। ठीक है, लेकिन यहां पर हम बात करते हैं जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र हैं, उनसे ये उत्पादन होता है 55 बिलियन टन। जबकि हमें पता है पूरी पृथ्वी का लगभग 70% भाग जल से घिरा हुआ है, तो 70% भाग केवल कितना दे रहा है, 55 बिलियन टन, और बचा हुआ 115 बिलियन टन, 170 में से 55 हटा लो, 115 बिलियन टन, वो 115 बिलियन टन कहां से आ रहा है, 30% जगह से। तो उत्पादकता, ये जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, इनकी उत्पादकता होती है कम। तो जब निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के लिए जो उत्पादन होता है वही कहलाता है उत्पादकता। और किसका उत्पादन, जैव भार का, कार्बनिक पदार्थों का। कैसे होता है, जब ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऐसे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, और यही जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यही जो जैव भार होता है, वही आगे उपभोक्ताओं की ओर गति करता है। तो ये हमने देखा कि उत्पादकता क्या है, उत्पादन क्या है, किस चीज का उत्पादन, किसमें नापते हैं, ये हम देखते हैं दो प्रकार से। अगर जैव भार है तो उसे किलोग्राम में व्यक्त कर देंगे, लेकिन किलोग्राम भी एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में। और अगर उसे ऊर्जा में व्यक्त कर रहे हैं तो वहां पर किलोग्राम की बजाय कैलोरी का यूज कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में, लिखते हैं। उत्पादन और उत्पादकता क्या है ये हमने देखा। अब इसके बारे में लिखते हैं कुछ, कि किसी क्षेत्र विशेष की उत्पादकता को अगर हमें परिभाषित करना हो तो कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में दिए गए समय तथा या किसी क्षेत्र विशेष में दिए गए समय में उत्पादकों द्वारा जैव भार बायोमास के रूप में कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की दर रेट दर को ही उत्पादकता कहते हैं। और जो ये उत्पादकता होती है इसे या तो जैव भार बायोमास के रूप में या फिर उत्पन्न ऊर्जा यानी एनर्जी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लिख सकते हैं कि उत्पादकता को जैव भार यानी किलोग्राम
किलोग्राम या ग्राम में कह दो, तथा जैव भार या ऊर्जा कैलोरी के रूप में व्यक्त करते हैं। और अगर इनके व्यक्त करने का जो तरीका होता है, व्यक्त करने का तरीका, या ऐसे कह सकता हूं कि उत्पादकता के मात्रक जो होते हैं, यूनिट, जिसमें इसे दर्शाते हैं ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में जितना जैव भार बन रहा है, वापस सुनना, इसका मतलब क्या है, एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में कितने ग्राम जैव भार का उत्पादन हुआ, या इसे कैलोरी या किलो कैलोरी कह दो, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन हुआ। अब हम जानते हैं ऊर्जा उत्पादन तो होता नहीं, ऊर्जा उत्पन्न तो होती नहीं, ना नष्ट होती है, लेकिन यहाँ उत्पादन का मतलब क्या है कि जो सौर ऊर्जा आई है, जो विकिरण ऊर्जा आती है सूर्य से, उसको ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उसे ऊर्जा के रूप में या ऐसे जैव भार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, ये कहलाता है उत्पादकता। अब जब हम बात करते हैं उत्पादकता कि ये जो उत्पादकता होती है, जिसे हम पौधों के द्वारा या प्रकाश संश्लेषी जो भी जीव उत्पादक होते हैं, उत्पादकों द्वारा ऐसी सौर ऊर्जा को ग्रहण करके उसे जैव भार या इस ऊर्जा में बदलना, इसकी जो दर है, एक तरह से यही प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। अभी प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, देखो, पौधे अपना काम कर रहे हैं, सौर ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा या इस प्रकार से जैव भार में व्यक्त कर रहे हैं, यानी ये जो कार्य कर रहे हैं उत्पादक, उसे तो कहते हैं प्राथमिक उत्पादन या प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। लेकिन जब शाकाहारी शाकाहारी जो जीव होते हैं, जंतु वगैरह, वो पौधों को खाते हैं, तो वो पौधों को भी किसमें परिवर्तित कर रहे हैं, जैव भार के रूप में, यानी वे पौधे को ग्रहण करते हैं। जैसे एक मनुष्य खाना खाता है, ठीक है, अब खाना खाता है तो उसके वजन में भी तो वृद्धि होती होगी, हाँ, वो कुछ कार्य वगैरह करता है, कुछ वर्कआउट करता है, तो कुछ एनर्जी उसमें डिसिपेट हो जाती है, यानी वहां पर एनर्जी लग जाती है, लेकिन बचा हुआ खाना उसके शरीर के भार में वृद्धि करता है। यानी एक तरह से शाकाहारी जीव ने क्या किया, पौधे की जो ऊर्जा थी या पौधे का जो जैव भार था, उसको उस जंतु के रूप में खुद के शरीर में अन्य जैव भार के रूप में परिवर्तित किया है। तो ये द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। तो प्राथमिक उत्पादकता किससे संबंधित होती है, उत्पादकों से। द्वितीयक उत्पादकता जो होती है वो उपभोक्ताओं से संबंधित होती है, क्योंकि इस बात को सुनना ध्यान से, एक शाकाहारी जीव खुद मांसाहारी जीव के लिए भी तो भोजन तैयार कर रहा है, तो जब वो भोजन तैयार कर रहा है यानी किसी न किसी रूप में भोजन का उत्पादन कर रहा है। अब वो भोजन का उत्पादन जिस दर से करता है, जिस समय में करता है, वह उसकी उत्पादकता यानी द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। अब प्राथमिक उत्पादकता के संदर्भ में आता है नेट उत्पादन या नेट उत्पादकता और जो सकल उत्पादकता। जो आप कॉमन एक कॉन्सेप्ट होता है नेट और ग्रॉस वाला, कि भाई पौधों ने क्या किया, शोषण किया, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण किया और जितनी भी ऊर्जा उन्होंने बनाई, मान लेता हूं कि एक पौधे ने एक साल में 10,000 कैलोरी ऊर्जा का स्थिरीकरण किया, या ऐसे कह सकता हूं कि 10 किलो जैव भार का निर्माण किया, ठीक है। अब देखो, ये पौधा है, पौधा भी तो शोषण करता है, पौधे को भी तो वृद्धि करनी है, ठीक है। तो इस पौधे की ये जो 10,000 कैलोरी या 10 किलोग्राम तो क्या था, ग्रॉस सकल उत्पादन। अब इस सकल उत्पादन या ग्रॉस प्रोडक्शन में से कुछ लॉस भी हो जाता है, कैसे,
अब इसमें से ये पौधा शोषण भी तो करेगा, यानी कुछ ऊर्जा खुद के लिए भी तो यूज करेगा। ऐसे थोड़ी है, पौधे को भी तो वृद्धि के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए। तो उनमें से जो जितना भी उत्पादन हुआ ना, ये 10,000 कैलोरी या 10 किलोग्राम, इसमें से पौधा कुछ खुद के लिए यूज कर लेता है शोषण में। और भी अन्य कारणों से, जैसे मान लीजिए अन्य कारण क्या हो सकता है कि बेचारे, ठीक है, पौधे ने यहां पर इतना ये जो भी उत्पादन किया, लेकिन किसी तेज हवा के कारण या किसी बाढ़ में इसका कुछ भाग नष्ट हो गया, तो उतना भाग, उतना जो उत्पादन था वो क्या हो गया, फिर वहां से हटा लिया। तो जब हम सकल उत्पादन में से शोषण या अन्य कारणों से जो उत्पादकता में कमी आई है, अगर उसे हटा ले तो ये कहलाता है नेट उत्पादन। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बचपन में वो मैथ्स में पढ़ते थे ना कि एक व्यापारी 10 टेबल खरीदता है, हर टेबल की दर है 1,000 रुपए, तो 10,000 उसका खर्च हुआ। अब उस 10 टेबल को अपने शोरूम तक लाने में उसने माल भाड़ा दे दिया 1,000 रुपए, ठीक है, और वहां पर उसके रख रखाव वगैरह का खर्चा हो गया और 2,000 रुपए। तो टोटल उसका खर्चा, सकल खर्च तो कितना हुआ, 10,000 प्लस वो 2,000 और 1,000 भी जोड़ेंगे। अब वह क्या करता है, व्यापारी उन 10 टेबलों को बेच देता है 20,000 में, ठीक है। तो उसने बेचा कितना, 20,000 में। टेबलों का जो खर्च हुआ था वो 10,000 था, और प्लस इसमें कुछ वो माल भाड़ा और अतिरिक्त खर्चे जोड़ ले तो 3,000, यानी टोटल इसके खर्च कितने हुए, 13,000, और इसको आय कितनी हुई, 20,000 की। तो अगर हम देखें तो इसको 20,000 रुपए प्राप्त हुए, लेकिन इसमें से 13,000 खर्च भी तो हुए, तो नेट फायदा कितना रहा, 7,000 रुपए का। यही है नेट उत्पादन। तो प्रोडक्टिविटी के लेवल पर, यानी उत्पादकता के स्तर पर भी जब हम प्राथमिक उत्पादकता की बात करते हैं, तो सकल उत्पादन तो जितना दिए गए समय में जो ये प्रकाश संश्लेषी जीव या उत्पादक जो होते हैं, जितने जैव भार का निर्माण करते हैं, सकल जैव भार तो क्या कहलाता है, इनका सकल उत्पादन। और इस सकल उत्पादन में से, जैव भार में से कुछ भाग का प्रयोग ये खुद के लिए भी, जैसे शोषण वगैरह में, शोषण में क्या होती है, एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी जो यहाँ पर इन्होंने जैव भार बनाया, उसी एनर्जी का कुछ भाग ये खुद के लिए यूज करते हैं, तो उसे लेस कर देते हैं, तो बचा हुआ क्या कहलाता है, नेट उत्पादन। ये नेट उत्पादन जो होता है वो दूसरे जीव, जैसे हम शाकाहारी वगैरह की बात करते हैं, उनके लिए उपलब्ध रहता है। तो बात करते हैं ये यहाँ पर मैथ्स वाली चीज तो हटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं, इधर सकल उत्पादन और नेट उत्पादन क्या है इसकी बात कर लेते हैं। लिख सकते हैं कि दिए गए समय में उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जैसी क्रियाओं द्वारा जैसी क्यों लिखा, क्योंकि कई रसायन संश्लेषी जीव भी होते, इसलिए प्रकाश संश्लेषण या इसके जैसी क्रियाएं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रियाओं द्वारा दिए गए समय में उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रियाओं के माध्यम से, ऐसे लिख देते हैं, के माध्यम से जैव भार का कुल उत्पादन या जैव भार के कुल उत्पादन की दर
उत्पादन की दर प्राथमिक या सकल ग्रॉस सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। फिर आगे बात करते हैं। इस सकल प्राथमिक उत्पादकता का कुछ भाग इस सकल प्राथमिक उत्पादकता का कुछ भाग उत्पादकता का कुछ भाग उत्पादकों द्वारा स्वयं के लिए या उत्पादकों द्वारा स्वयं के लिए, जैसे शोषण में, स्वयं के लिए जैसे शोषण में, रेस्पिरेशन, में प्रयुक्त कर लिया जाता है। प्रयुक्त कर लिया जाता है। कर लिया जाता है। यह किसी अन्य कारणों से या किसी अन्य कारणों में खर्च हो जाता है। खर्च हो जाता है। ऐसे में शेष उत्पादन को ही, शेष उत्पादकता को ही शेष उत्पादकता को ही नेट प्राथमिक उत्पादकता नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और इसे हमने एक सामान्य सा फॉर्मूला है कि जो सकल उत्पादन यानी ग्रॉस प्रोडक्शन है उसमें से जो भी लॉस हुआ है, ठीक है, वो हटा दो, बचा हुआ क्या कहलाएगा? नेट उत्पादन, शुद्ध उत्पादन। ठीक है, तो ये हमने उत्पादकता की और बात की। और यहीं पर देखो, प्राथमिक उत्पादकता से संबंधित यहाँ पर हमने अलग से नहीं लिखा, लेकिन प्राथमिक उत्पादकता ये उत्पादकों द्वारा, ठीक है,
लिखा है ना मैं, ये उत्पादकों द्वारा जो उत्पादकता है, ये प्राथमिक उत्पादकता इसे ही कहते हैं। ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्राथमिक उत्पादकता, या ये जो इसे यहां पर कह सकते हैं कि यही प्राथमिक उत्पादकता है। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और इसी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हमने सकल और नेट की बात की। अब आगे जो इससे मैंने बताया, एक छोटा सा और आता है उदाहरण कि द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है। तो इसमें लिख सकते हैं कि जब उपभोक्ता उत्पादकों से जैव भार ग्रहण करते हैं, उस जैव भार का वह अंश जिसे वह कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित करते हैं, वही द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं हम उत्पादकों के संदर्भ में, और द्वितीयक उत्पादकता की बात करते हैं उपभोक्ताओं के संदर्भ में। तो एक छोटा सा यहाँ पर और पॉइंट लिख सकते हैं कि द्वितीयक उत्पादकता सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीयक उत्पादकता सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीयक उत्पादकता या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी लिख सकते हैं कि पुनः संश्लेषण जो होता है कंज्यूमर्स के द्वारा। ठीक है, एक तरह से पुनः संश्लेषण है, लिख सकते हैं उपभोक्ताओं के द्वारा जैव भार के पुनः संश्लेषण की दर, रीसिंथेसिस, उपभोक्ताओं के द्वारा जैव भार के पुनः संश्लेषण रीसिंथेसिस की दर पुनः संश्लेषण रीसिंथेसिस की दर को ही द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। द्वितीयक उत्पादकता सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये हमने बात की द्वितीयक उत्पादकता की। अब हम बात करें कि ये उत्पादकता निर्भर किस पे करती है। उत्पादकता इस बात, कई ऐसे वातावरणीय कारक होते हैं, जैसे पूरे वर्ष भर में प्रकाश की मात्रा, वर्षा की दर, तापमान, मृदा का उपजाऊपन, काफ़ी ऐसे कारक होते हैं जिन पर उत्पादकता निर्भर करती है। हालांकि उन कारकों को हमने अजैविक घटकों में पढ़ा है कि किस तरह से वो जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर केवल हम इतना मेंशन करते हैं कि वो कारक कौन कौन से हैं, किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे कारक जो प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, यानी जो उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, एक एक करके हम उनके बारे में बात करते हैं। जैसे सोलर रेडिएशन वगैरह, टेम्परेचर, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह देखते हैं कि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक
उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। और कौन कौन से किस तरह से, ये हमने पहले भी बात की है, लिख लेते हैं। सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण या सौर ऊर्जा की प्राप्ति, सौर ऊर्जा की मात्रा। क्यों उत्पादकता अधिक होती है वर्षा वनों की? जैसे केवल वनों की बात कर रहा हूँ, वनों में वर्षा वनों की उत्पादकता अधिक होने के कारण जो विषुवतरेखीय क्षेत्र के आसपास हम बात करते हैं, वहाँ सौर ऊर्जा लगभग 365 दिन वहाँ पर साफ खुला आसमान होता है और अत्यधिक सौर विकिरण की प्राप्ति होती है। और मैंने जैसे बताया भी था, संवहनी वर्षा होती है, अत्यधिक तापमान हो जाता है 4 बजे, तो दोपहर के 4 बजे तक तो तेज बारिश होनी चालू हो जाती है और एक साथ बहुत तेज बारिश होती है 4 बजे के बाद। फिर अगले दिन वही रूटीन, अगले दिन पूरा खुला आसमान है, तेज विकिरण है, सौर विकिरण है, बारिश की परिस्थितियां बनती है, वाष्पीकरण होता है, आर्द्र गर्म हवाएं ऊपर उठती है, संघनन की क्रिया होती है, फिर 4 बजे बारिश, लगभग 4 बजे के आसपास। ठीक है, तो पहला हमने देखा सौर ऊर्जा की मात्रा। इसके बाद हम देखते हैं तापमान, टेम्परेचर। फिर हम देखते हैं आर्द्रता, मौसम, यहां पर जो आर्द्रता की मात्रा और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ की मात्रा या पदार्थों की मात्रा, ये भी किस तरह से प्रभावित करते हैं, इसे हमने पढ़ा है, एक बार वापस बता देता हूं कि ऐसी परिस्थितियां विषुवतरेखीय वर्षा वनों में ऐसी परिस्थितियां कैसे बनती है और कैसे वो इनमें हेल्प करती हैं, पोषक पदार्थों की मात्रा। और लास्ट में लिख सकते हैं कि उत्पादकों की एफिशिएंसी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्पादकों की दक्षता या एफिशिएंसी। दक्षता या एफिशिएंसी, देखो अभी से समझ। सौर ऊर्जा की मात्रा से तो सीधी बात है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, प्लस ये वहां के मौसम में भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है सौर ऊर्जा। अब तापमान ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाष्पीकृत हवाएं, जो गर्म हवाएं, आर्द्र हवाएं ऊपर उठेगी, बादल बनेंगे, संघनन की क्रिया होगी और बारिश होगी। तो तापमान भी उचित या अनुकूल होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। बात करते हैं आर्द्रता की। आर्द्रता किस प्रकार से उत्पादकता को प्रभावित करनी है, इस बात को सुनना कि जब हम बात करते हैं ये घने वर्षावन जो होते हैं विषुवतरेखीय क्षेत्र में, जो घने वर्षावन होते हैं, बड़े बड़े पेड़, और ये घने पेड़ जो होते हैं, ये घने पेड़, काफी घने घने पेड़, प्रकाश नीचे तक तो पहुंच ही नहीं पाता। हाँ, इनको खूब प्रकाश खुद को खूब मिल रहा है, नीचे यहाँ पर लगभग छाया सी बनी रहती है, यहाँ पर ये वाला भाग जो होता है छायादार भाग होता है। लेकिन जब तेज बारिश होती है ना, तो इनके जो पत्ते वगैरह होते हैं, पत्तियां वगैरह, टहनियां वगैरह, ये इस मिट्टी में गिर जाते हैं। अब मिट्टी में गिरने के बाद क्या होता है, मिट्टी में जब ये टहनियां, पत्ते वगैरह गिरते हैं, अपघटन की क्रिया होती है, जो कि इकोसिस्टम का दूसरा कार्य पढ़ेंगे उत्पादकता के बाद। तो यहाँ पर अपघटन होने के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन होती है आर्द्रता, क्योंकि ह्यूमिड कंडीशन में, आर्द्र परिस्थितियों में ये सूक्ष्म जीव जो अपघटन की क्रिया करते हैं, डिकम्पोजिशन, वो बहुत तेजी से होता है। और अपघटन की क्रिया तेजी से होने से क्या होगा, इन पदार्थों का, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होगा और मिट्टी में क्या होंगे, मिनरल्स, लवण वगैरह मिल जाते हैं, और ये पोषक पदार्थ ही पौधे ये ग्रहण करते हैं, खुद पौधे भी वृद्धि करेंगे। पौधा वृद्धि करेगा तो उत्पादकता भी ज़्यादा करेगा। भाई सीधी सी बात है,
आपको अच्छा खाना पीने को मिला, पोषक पदार्थ मिले, तो आपका बॉडी या आपका जो आउटपुट आएगा वो भी अच्छा आएगा। सेम इन पौधों के लिए भी है। तो ये इनकी वृद्धि ज़्यादा होगी, प्रकाश संश्लेषण भी ज़्यादा करेंगे। पोषक पदार्थों की मात्रा सेम एज इट इज़, यही पोषक पदार्थ क्यों यहाँ पर ज़्यादा थे विषुवत रेख वर्षा वनों में, क्या कि इनके हमने यहाँ पर देखा जो अपघटन की क्रिया होती है बहुत तेज़ी से होती है। फिर हम बात करते हैं उत्पादकों की दक्षता। अब हम बात करते हैं, कई पौधे होते हैं जो उत्पादन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन उसका अधिकांश भाग तो खुद के लिए यूज कर लेते हैं। और कई पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी एफिशिएंसी, यानी वो जो अपन ने नेट उत्पादकता वगैरह की बात की ना, कि भाई अगर किसी ने शोषण में ज़्यादा भाग खुद के लिए यूज कर लिया तो नेट उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेट उत्पादन कम होगा, दैट मीन्स उसकी एफिशिएंसी, दक्षता क्या है, कम है। हमें ऐसे पेड़ पौधे चाहिए जिनकी उत्पादकों की, यानी प्रोड्यूसर्स की जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी, उस पर भी उत्पादकता निर्भर करती है। ठीक है। और हम बात करते हैं यहाँ पर जो C4 प्लांट्स होते हैं, अलग अलग पौधे होते हैं C4 C3। C4 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है और शुगर केन की जो प्रोडक्टिविटी यानी गन्ने की उत्पादकता सर्वाधिक होती है। तो ये जो उत्पादकों की दक्षता, इसके लिए हम एक लाइन लिख लेते हैं। उत्पादकों की दक्षता के बारे में एक लाइन लिख लेते हैं कि C4 पौधों के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है। C4 पौधों की उत्पादकता C3 पौधों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, या C3 पौधों की तुलना में अधिक होती है। और यहां नोट कर सकते हैं कि गन्ने, शुगर केन, गन्ने की उत्पादकता बहुत ज्यादा, शुगर केन। तो ये हमने उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। क्या है उत्पादकता? सकल, नेट, प्राथमिक, द्वितीयक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसी उत्पादकता में एक छोटा सा टॉपिक बचता है लास्ट, जिसमें मैं अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों की तुलना कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा किसका, उत्पादकता की बात कर रहा हूं, उत्पादन की बात नहीं कर रहा हूं। फिर क्योंकि उत्पादन तो वो 55 बिलियन टन करते हैं महासागर या जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, लेकिन 70% भाग अगर 55 बिलियन टन उत्पादन भी कर रहा है तो काहे की बड़ी बात है। केवल 30% भाग से 115 टन हो रहा है। उत्पादकता ज्यादा स्थलीय तंत्रों की होती है, और स्थलीय तंत्रों में भी हम अलग अलग बात करते हैं। जैसे जो उत्पादकता का क्रम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उत्पादकता का क्रम। उत्पादकता के क्रम में सबसे पहले मैं बात करता हूं कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स, या चलो हिंदी में लिख देता हूं प्रवाल भित्तियां। प्रवाल भित्तियां सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी इनकी होती है। भले ही कम क्षेत्र में है, लेकिन हमने कहा ना, हमें वो मतलब नहीं है कि कंपनी ए ने 10,000 मोबाइल बना लिए, कंपनी बी ने 7,000 मोबाइल बनाए लेकिन 6 महीने में ही बना दिए, और कंपनी ए को वो स्टार्टिंग में उदाहरण दिया था बिल्कुल क्लास के प्रारंभ में कि कंपनी ए 10,000 मोबाइल बनाने में 12 महीने भी तो ले रही है, जबकि कंपनी बी केवल 6 महीने में ही 7,000 मोबाइल बना दी। उत्पादकता किसकी ज़्यादा हुई? भले उत्पादन कम है लेकिन उत्पादकता किसकी ज़्यादा है? बी कंपनी की। सेम ऐसे ही प्रवाल भित्तियां खुद छोटे से तो क्षेत्र में होती है, लेकिन जितने क्षेत्र में भी है, यानी प्रति क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें कि दिए गए निश्चित इतना सा भाग ले लो, मान लो इतना सा भाग ले लिया हमने अलग अलग पारिस्थितिक
तंत्रों का। इस इतने से भाग की आप बताओ उत्पादकता कितनी है, एक साल में कितनी उत्पादकता, कितना जैव बार बनाता है, तो वो सबसे ज्यादा किसकी है, प्रवाल भित्तियों की। प्रवाल भित्तियों के बाद हम बात करते हैं एस्चुरीज या ज्वारनदमुख, ज्वारनदमुख एस्चुरीज। ज्वारनदमुख क्या होते हैं, जहां हम देखते हैं जो बड़ी नदियां होती है ना, बड़ी बड़ी नदियां, ये आकर हम देखते हैं कि बड़े समुद्र में मिल जाती हैं। तो जहां ये नदियां इस समुद्र में मिलती है, ये वाला क्षेत्र कहलाता है ज्वारनदमुख, एस्चुरीज, अपवेल्स। ठीक है, ये ज्वारनदमुख सेकेंड हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी दिखाता है। आफ्टर दैट ज्वारनदमुख के बाद हम बात करते हैं फॉरेस्ट, वन, फॉरेस्ट। फिर हम बात करते हैं घास भूमियां, ग्रासलैंड, सवाना, प्रेरी, स्टेपी, वेल्ड, ये ग्रासलैंड्स आ जाते हैं। प्रेरी, सवाना, स्टेपी, वेल्ड, कैंटरबरी, पुस्टाज, अलग अलग ग्रासलैंड्स, घास भूमियां आ जाती है। फिर इनके बाद हम बात करते हैं तालाब, पॉन्ड, फिर झील, लेक्स, फिर महासागर, ओशियंस, महासागर। देखो कितने लास्ट में आए हैं महासागर। तो भले ही उत्पादन ज्यादा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, उत्पादकता की बात करो आप तो। और लास्ट में आ जाते हैं रेगिस्तान, डेजर्ट, रेगिस्तान या डेजर्ट। तो ये उत्पादकता का क्रम हुआ आपके अलग 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 पारिस्थितिक तंत्रों का। सबसे ज्यादा किसका है, प्रवाल भित्तियां, फिर ज्वारनदमुख, फिर वन, फिर घास भूमि, फिर तालाब, फिर झील, फिर महासागर, और सबसे लास्ट में रेगिस्तान। इंपॉर्टेंट क्रम है, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो उत्पादन भले ही महासागरों का ज्यादा है, लेकिन उत्पादकता की बात करेंगे तो प्रवाल भित्तियां। ठीक है, तो ये उत्पादकता का क्रम हमने देखा। और इसी के साथ पहला जो कार्य था पारिस्थितिक तंत्र का, दैट इज उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी क्या है, कैसे प्रभावित होती है, प्राथमिक क्या है, द्वितीयक क्या है, नेट क्या है, सकल क्या है, और ये इसका क्रम देखा। तो पहला हमने कार्य देखा उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। अब अगले कार्य की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कार्य, हमने जो 4 कार्य देखे प्रोडक्टिविटी के बाद, अगला कार्य हम देखते हैं अपघटन या डिकम्पोजिशन। दूसरा कार्य अपघटन या डिकम्पोजिशन। अपघटन या डिकम्पोजिशन। पहला ये यहां पर मार्क कर देता हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट उत्पादकता, सेकंड डिकम्पोजिशन। क्या है डिकम्पोजिशन, इसकी भी बात कर लेते हैं, सिंपल सा है।
छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें कई छोटी छोटी बातें हैं, वो ध्यान रखना है। भाई अपघटन किस तरह से उत्पादकता को प्रभावित करता है, ये अभी अपन ने पीछे बात की थी कि जितना ज़्यादा हम देखते हैं पोषक पदार्थों की मात्रा होगी, पोषक पदार्थों की मात्रा आती कहाँ से है, मृदा में। ये पोषक पदार्थों के जो चक्रण की बात करते हैं, और चक्रण में हम देखते हैं ये जो पौधों के ही, जंतुओं के ही विभिन्न जो शरीर के भाग होते हैं, मृत जंतुओं का शरीर हो या पेड़ पौधों की टहनियाँ हो, पत्तियाँ हो, फूल हो, जब वो मिट्टी पे गिर जाते हैं तो वहाँ पर सूक्ष्म जीव उस पर क्रिया करते हैं। और ऐसे में हम देखते हैं खनिजीकरण, निक्षालन, अपचय यानी मिनरलाइजेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म जैसी क्रिया होती है, जिसके कारण ये जो सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें से जो पोषक पदार्थ होते हैं वो काम मिल जाते हैं मृदा में, और जो पूरा कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर होता है वो पूरा डिकम्पोज हो जाता है। और ऐसी हमने बात भी की थी कि पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों का काम ये अपघटन करना होता है, और इन अपघटकों को हमने एक यहाँ पर पीछे परिस्थिति भी देखी कि जितनी आर्द्रता ज़्यादा होती है तो वैसे ही उन अपघटन की क्रिया में भी वृद्धि होती है। लिखते हैं इसमें अपघटन, डिकम्पोजिशन। लिख सकते हैं इसमें कि कार्बनिक कार्बनिक मृत पदार्थों, कार्बनिक मृत पदार्थों का या को सरल पदार्थों में तथा अकार्बनिक लवणों इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, अकार्बनिक लवणों इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में बदलने की क्रिया। अकार्बनिक लवण बोले तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सॉल्ट्स में बदलने की क्रिया ही अपघटन या डिकम्पोजिशन कहलाती है। अपघटन या डिकम्पोजिशन कहलाती है। इस क्रिया में अपरद यानी डेट्राइट यानी जो कचरा है, जो ये कार्बनिक अपशिष्ट होता है ना, उसे ही कलेक्टिवली हम क्या कह रहे हैं, अपरद। इस क्रिया में अपरद बोले तो डेट्राइट का अपघटन सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सूक्ष्म जीवों तथा केंचुए या केंचुओं, अर्थवर्म्स एवं अन्य कीटों द्वारा किया जाता है। अन्य कीटों द्वारा किया जाता है।
किया जाता है। कैसे अलग अलग स्टेप्स होते हैं अपघटन में, डिकम्पोजिशन में, उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा ना, खनिजीकरण, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमिफिकेशन या ह्यूमस का निर्माण। देखते हैं क्या है ये। तो लिखते हैं अपघटन की क्रिया में सम्मिलित चरण या शामिल चरण देखें कौन कौन से चरण हैं। मिनरलाइजेशन यानी खनिजीकरण, निक्षालन, लीचिंग, अपचय, अपचय या रिडक्शन, और ह्यूमस निर्माण। ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, एक एक करके इन चरणों की बात कर लेते हैं। देखें, खनिजीकरण लिख सकते हैं सबसे पहले कि खनिजीकरण में अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन होने से अकार्बनिक लवण मृदा में मिलने लगते हैं। नेक्स्ट, निक्षालन। निक्षालन या लीचिंग में ये पोषक अकार्बनिक पदार्थ, पोषक न्यूट्रिएंट्स, अकार्बनिक पदार्थ मृदा के अंदर गहराई तक प्रवेश करने लगते हैं। ठीक है, और फिर अपचय, रिडक्शन। अब कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है अपचय के द्वारा। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों को कि अपचय क्रिया में कार्बनिक पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थ लिख लेते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को
सरल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। सरल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। खनिजीकरण, निक्षालन, अपचय, ठीक है, अलग अलग बहुत बारीक सी चीजें, सभी में अंततः क्या हो रहा है, पोषक पदार्थ सरल रूप में कहां पर जाकर मिल रहे हैं, मृदा में, ठीक है। खनिजीकरण, निक्षालन और अपचय, लास्ट में होता है ह्यूमस निर्माण। ह्यूमस निर्माण की मैं बात करूं तो देखो, जो हम बात करते हैं जैसे केंचुए वगैरह, जो छोटे कीट वगैरह होते हैं, ये ऐसे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके ऐसे गहरे काले रंग के अक्रिस्टलीय पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये अक्रिस्टलीय पदार्थ जो होता है, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, गहरे काले भूरे रंग का होता है, और ये खुद एक ऐसा, यानी इन जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ बने और वो सरल पदार्थों से वापस एक जटिल पदार्थ बना, कौन, ह्यूमस। अब उस ह्यूमस पर भी वापस सूक्ष्म जीव क्रिया करते हैं। हालांकि अब जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया होती है वो इस ह्यूमस पर धीमी होती है, यानी ह्यूमस का भी अपघटन होगा। ह्यूमस ऐसे मान लो कि ये जो पोषक पदार्थ बने ना, इनको सबको एक जगह कंसोलिडेट कर लिया और अक्रिस्टलीय रूप में, यानी पूरा एक कह सकते हैं एक बहुत कंसंट्रेटेड, बहुत सांद्रित पदार्थ जो थे, पोषक पदार्थ, वो एक जगह इकट्ठे हो गए। अब क्या करते हैं, सूक्ष्मजीव इस पर क्रिया करते हैं और इसमें से पोषक पदार्थों को रिलीज करते हैं। अब ये जो ह्यूमस होता है, ये ह्यूमस निर्माण में केंचुए वगैरह सहयोग करते हैं, इसीलिए केंचुओं को किसानों का मित्र भी कहते हैं। ह्यूमस निर्माण तो करता है, साथ साथ जो मृदा होती है उसे क्या कर देता है, थोड़ा सा बिल्कुल खोखला कर देता है, ऐसे कह सकते हैं, एरेशन हो जाता है, बिल्कुल पोला कर देता है उससे, जिससे क्या होता है, वह ज्यादा से ज्यादा जल को भी ग्रहण कर लेती। तो काफी ऐसे कार्य करता है केंचुआ, एक ये ह्यूमस निर्माण में भी सहायता करता है। तो ह्यूमस निर्माण फिर कह सकते हैं गहरे काले भूरे रंग का एक ऐसा पदार्थ का निर्माण इस सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा, या कह सकते हैं ह्यूमस निर्माण होता है। अब इस ह्यूमस का अपघटन बहुत धीमे होता है, और जैसे जैसे इसका अपघटन होगा पोषक पदार्थ रिलीज होंगे और मृदा का उपजाऊपन बढ़ता है। लिख सकते हैं अगला, ह्यूमस निर्माण या ह्यूमिफिकेशन की अपघटन क्रिया में मिनरलाइजेशन के साथ साथ या खनिजीकरण के साथ साथ खनिजीकरण क्रिया के साथ साथ एक अन्य क्रिया, ह्यूमस निर्माण भी एक अन्य क्रिया, ह्यूमस का निर्माण भी होती है, या एक अन्य क्रिया ह्यूमस निर्माण भी होती है। ह्यूमस एक गहरे काले भूरे रंग का गहरे काले भूरे रंग का अक्रिस्टलीय, नॉन क्रिस्टलाइन, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा धीमे धीमे किया जाता है। धीमे धीमे किया जाता है, स्लोली स्लोली।
धीमे धीमे किया जाता है। तथा इससे मृदा में पोषक पदार्थ भी मुक्त किए जाते हैं। तथा इससे मृदा में, सॉइल में पोषक पदार्थ भी मुक्त किए जाते हैं। मुक्त किए जाते हैं। और लिख सकते हैं कि ह्यूमस का अपघटन आर्द्र परिस्थितियों में तेजी से होता है। आर्द्र परिस्थितियों, ह्यूमिड कंडीशंस, आर्द्र परिस्थितियों में तेजी से होता है। तेजी से होता है तथा शर्कराओं या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट से बने ह्यूमस का अपघटन काइटिन व लिग्निन से बने ह्यूमस की तुलना में तेजी से होता है। तेजी से होता है। तो ये हमने बात की ह्यूमस है क्या, सूक्ष्म जीवों की इस पर फर्दर और रिएक्शन होती है। ये सूक्ष्म जीव इस ह्यूमस को तोड़ते हैं, इसमें से जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको रिलीज कर देते हैं सरल अवस्था में। हमने लास्ट में जो लिखा कि आर्द्र परिस्थितियों में, मैंने कहा आर्द्र परिस्थितियों में सूक्ष्म जीवों की क्रिया बढ़ जाती है और आर्द्र परिस्थितियों में ये अपघटन भी तेजी से होता है। कार्बोहाइड्रेट और शर्कराओं, यानी हम बात करते हैं ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं, चाहे शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन है या लिग्निन है। हाँ, लिग्निन जो होता है पौधों में, काइटिन जो होता है कीटों का जो बाहरी आवरण होता है, जो कीट होते हैं ना उनके शरीर का जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन से बना होता है। तो कवकों ये काइटिन और लिग्निन से बना हुआ जो ह्यूमस होता है, ऐसा गहरा भूरे रंग का, किसी भी पदार्थ से बन सकता है वो। तो इनसे बने हुए जो ह्यूमस का अपघटन धीमी गति से होगा, जबकि शर्कराओं और कार्बोहाइड्रेट से बने जो ह्यूमस होता है उसका अपघटन तेजी से होता है। तो ये दो कार्य हमने पढ़े पारिस्थितिक तंत्र के। हमने पहले पढ़ा प्रोडक्टिविटी, फिर पढ़ा डिकम्पोजिशन। अब हम आगे पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो और उसके बाद लास्ट जो कार्य होता है जिसमें हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पढ़ेंगे। बाकी बात करेंगे ये नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।